इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था। हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता, और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम, और भरपाई करूं मैं मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे।
और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे, तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। राम अवतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर, नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग? अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का। ओ प्रिया, अरे कहाँ चली गई? हाँ मम्मी, मैं इधर हूँ, मंगो के पीछे। उसे खाना खिला लाई हूँ। ओहो बेटा, मंगो कोई बच्ची थोड़ी है, वो खा लेगी। मुझे पता है मम्मी, मगर मंगो को अपने हाथ से खिलाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बाबा ठीक है, खिला अपने हाथों से इसे, पर जल्दी अंदर आ जाना और अपना खुद भी खाना खा लेना। प्रिया मंगो के पास खेलती रही और ममता घर के अंदर चली गई। अब बाड़े में प्रिया और मंगो अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां कोई और नहीं था। ये एक भारी भरकम बाघ था जो पास ही घात लगाए बैठा था। उसकी नजर छोटी सी प्रिया पर थी और मौका पाते ही वो उसकी तरफ झपट पड़ा। बाघ की छलांग देखकर मंगो को एहसास हो गया कि बाघ जरूर प्रिया की जान ले लेगा, लेकिन उससे पहले ही मंगो ने पूरी ताकत के साथ अपने गले में बंधी रस्सी को झटका दिया और उसकी ताकत से रस्सी समेत खूंटा भी जमीन से उखड़ गया। अब मंगो प्रिया और बाघ के बीच खड़ी थी। प्रिया डर से थर-थर कांप रही थी और मंगो आंखें फैलाए और नथुने फुलाए बाघ को घूर रही थी। बाघ भी समझ गया था कि प्रिया से पहले उसे मंगो से जूझना ही होगा। देखो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तू भूल गई है क्या कि तू एक गाय है और मैं एक बाघ हूँ? मुझे धमकाने की हिम्मत तुझ में कहां से आई? ये मेरी बच्ची है, तो इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एक इंसान की बच्ची के लिए इतना प्यार, ऐसा क्या है इसमें? अगर ये इतनी ही प्यारी है तो फिर तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मैंने कहा ना, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मंगो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बाघ ने मंगो की तरफ छलांग लगा दी। मंगो भी बिना कुछ सोचे समझे उससे भिड़ गई। बहुत देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई होती रही। बाघ मंगो पर अपने नुकीले पंजों से वार करता रहा और मंगो अपनी सींगों से उठा उठा कर पटकती रही। उधर प्रिया एक जगह छिपकर ये सब देखती रही। आखिरकार मंगो के हौसले की जीत हुई और बाघ को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बाघ लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ लौट गया। तब प्रिया बाहर निकलकर मंगो की तरफ दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। तब तक ममता भी वहां आ गई।
ममता ने देखा कि प्रिया मंगो को गले से लगाए खड़ी है और मंगो के पूरे बदन से कई जगह खून बह रहा है। ये देखकर ममता घबरा गई। उसने तुरंत प्रिया को गोद में उठाया और वहां से चली गई। मंगो चुपचाप ममता को देखती रही। ममता ने एक बार भी उसके बदन पर हाथ नहीं फिराया, जबकि मंगो प्रिया के लिए अपनी जान पर खेल गई। फिर उसी शाम, सुनो जी, ये मंगो को अब छोड़ना होगा। पर ऐसा क्यों? क्या किया उसने? जरा जाके उसकी हालत देखो, पता नहीं किससे भिड़कर आई है। भिड़ के आई है मतलब? पता नहीं किससे लड़ पड़ी है। पूरे शरीर पर घाव ही घाव है। मुझे तो लगता है कहीं पागल तो नहीं हो गई। उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। छोटी सी बच्ची है घर में, बेचारी सुबह से सहमी हुई है। क्यों? उसे क्या हुआ? अब मुझे कुछ नहीं पता। आप बस अभी जाओ और उसे कहीं छोड़कर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हरीश पीछे बाड़े में गया तो उसने देखा कि मंगो वहां पर उदास बैठी थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर हरीश की आंखों से आंसू आ गए। उसके घाव देखकर हरीश को लगा कि शायद अब मंगो बच नहीं पाएगी और वो मंगो को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। उसने मंगो की रस्सी हाथ में ली और उसे जंगल की तरफ लेकर चल दिया। मंगो भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। काफी दूर पहुंचकर हरीश ने मंगो की रस्सी हाथों से छोड़ दी और मंगो के सिर पर हाथ फिराकर वहां से वापस चला आया। मंगो उसे जाते हुए एकटक देखती रही, लेकिन उसने हरीश को रोकने की या उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की और मुंह लटकाए जंगल की तरफ बढ़ गई। दर्द और भूख से परेशान मंगो एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या? ये तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज है। मंगो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे बाघ का एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। अरे तुम तो बड़े प्यारे हो, पर रो क्यों रहे हो? मेरे बाबा अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ है तुम्हारे बाबा? मुझे नहीं पता। वो मुझे यहीं छोड़ कर गए थे और कहकर गए थे कि थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। मंगो दर्द से बेहाल थी, लेकिन बाघ के बच्चे को भूख से बिलखता देख उसने फौरन उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बाघ का बच्चा भी मंगो से लिपट कर दूध पीता रहा। इसी बीच वहां किसी के कदमों की आहट हुई। उस आहट को सुनकर मंगो घबरा गई। उसने फौरन बाघ के बच्चे को खुद से चिपका लिया और पलटकर देखा तो सामने वही खूंखार बाघ खड़ा था जिसने प्रिया पर हमला किया था। अच्छा, तो तुम यहाँ भी आ गई। मेरे बच्चे को छोड़ दे, वरना अब नहीं बच पाएगी मुझसे। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, यही मेरे बाबा हैं। इतना कहकर वो बच्चा जाकर उसी बाघ से लिपट गया। ये देखकर मंगो खुश थी, लेकिन तभी बाघ ने गुस्से से अपने बच्चे से पूछा, इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने मुझे दूध पिलाया और बहुत प्यार भी किया। अपने बच्चे की बात सुनकर बाघ हैरान रह गया। उसका नजरिया मंगो के प्रति एकदम बदल गया। वो मंगो के पास आया और बोला, अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने आई हो, पर मैं ये भूल गया कि उस दिन तुम तो एक इंसान की बच्ची के लिए अपनी जान पर खेल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुको, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहाँ उस इंसान के पास रहती थी। मंगो ने उस बाघ से कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए वहां से चल दी। वो चलते हुए लड़खड़ा रही थी। ये देखकर बाघ के बच्चे ने कहा, ये कितनी अच्छी हैं, पता नहीं किस गंदे जानवर ने इन्हें चोट पहुंचाई। बाघ के पास अपने बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मंगो वहां से चली गई और रात भर जंगल में भटकती रही। फिर अगले दिन उसी बाघ ने देखा कि एक शेर मंगो की जान लेने की कोशिश कर रहा था और मंगो पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रही थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी और वो कमजोर पड़ रही थी। मंगो की जान खतरे में देखकर बाघ शेर से भिड़ गया और फिर दोनों ने मिलकर शेर को वहां से भगा दिया। बाघ मंगो को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। मंगो को देखकर बाघ का बच्चा बहुत खुश हुआ और वो मंगो के घावों को चाटने लगा। बाघ वहां से चला गया और मंगो उसके बच्चे के पास बैठ गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाघ हर रोज शिकार करता और उसका बच्चा मंगो के साथ खूब खेलता। वक्त गुजरा तो मंगो के घाव भी भर गए और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर एक दिन, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? उसी गांव में। हो सकता है कि मुझे कोई इंसान फिर से अपने पास रख ले।
वैसे भी गाय घरों में ही अच्छी लगती हैं, सड़कों या जंगलों में नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तो कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाघ और उसके बच्चे से विदा लेकर मंगो गांव वापस आ गई। वो सीधे हरीश के घर पहुंची तो प्रिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। मम्मी मम्मी देखो, मंगो आ गई। हैं? ये फिर वापस आ गई? मंगो को वापस देखकर हरीश और प्रिया बहुत खुश थे। दोनों मंगो से जाकर लिपट गए। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वहां दो भेड़िए खड़े थे जो हरीश और प्रिया को घूर रहे थे। उन भेड़ियों को देखकर हरीश और प्रिया बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बाघ निकला और मंगो के साथ जाकर उन दोनों भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। और फिर वहां पर जो हुआ उसे देखकर ममता और हरीश दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मंगो को बड़े ही प्यार से वापस अपना लिया। अब मंगो के पास दो परिवार थे। एक जगह वो प्रिया उसकी बच्ची थी तो दूसरी तरफ जंगल में वो एक बाघ के बच्चे की माँ थी।